Good evening, students. Welcome to Success Path ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जनरल साइंस के कुछ MCQs देखेंगे। तो MCQs के और अच्छे क्लासों से जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो आज हम ब्लड चैप्टर जो हमारा है उसके MCQs देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड चैप्टर के MCQs जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनकी ही चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होंगे यूपी PCS के एग्ज़ाम के लिए, अपर हो चाहे लोअर हो, SSC की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, और यूपी TET के एग्ज़ाम में जो नॉर्मल जीके आता है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है आप सबके सामने, धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है आपका एंजियोलॉजी। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें ऑप्शन की, तो हीमेटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, मायोलॉजी में हम मसल्स का अध्ययन करते हैं, ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो एक प्रश्न से मैंने आपके 4 प्रश्न के उत्तर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न आपके सामने है, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, दूसरा है वीनर, तीसरा है विलियम हार्वे और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। इसके साथ साथ अगर ऑप्शन की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, ब्लड का अध्ययन किया जाता है, आपके ऑप्शंस हैं फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इकोलॉजी एंड हीमेटोलॉजी। दोस्तों इसका उत्तर होगा हीमेटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन की अगर चर्चा करें तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी में हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी में हम फंगस का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? लगभग में पूछा जा रहा है दोस्तों। परसेंटेज हैं 2 से 3% ऑप्शन ए में, बी में 3 से 4%, सी में 7 से 8% और डी में है 10 से 12%। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 7 से 8%। अगला प्रश्न देखते हैं हम, आपके ब्लड का pH वैल्यू क्या होता है? आपके ब्लड का pH वैल्यू क्या होता है या रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। हल्का क्षारीय होता है आपका ब्लड, क्योंकि 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है और 7 से कम जो मान होता है वो अम्लीय गिना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों नींबू का जो pH मान होता है वो 2 से 2.5 के बीच में होता है और वो एसिडिक माना जाता है। pH 7 मान आपका सही से वो वाटर होता है उसका होता है, यानी पानी का जो नॉर्मल pH होता है वो 7 होता है। अगला हम देखते हैं प्रश्न, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो वो तत्व का नाम है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। कैल्शियम आपके हड्डियों के लिए भी सहायक होता है और पोटेशियम आयन आपके शरीर में आयनीकरण जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए सहायक होता है। मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल के लिए सहायक होता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और जो आयरन होता है वो जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड की प्रोटीन होती है उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, RBC लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है?
प्रश्न आप सुनिए कि आरबीसीज होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है, किस जगह होता है? वो है आपका अस्थि मज्जा या फिर ब्रोन मैरो। इसके साथ साथ दोस्तों एक एंजाइम होता है एमाइलेज होता है जो लाल ग्रंथियों से स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 70 से 72%, दूसरा है 80 से 90%, तीसरा है 8 से 10% और चौथा है 90 से 92%। दोस्तों इसका उत्तर होगा 90 से 92%। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी प्रश्न सही हुए हैं उनका नंबर ज़रूर लिखकर बताएं। अगला प्रश्न है, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आंसर होगा प्लाज्मा। ब्लड का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा पानी की होती है, हमने ऊपर प्रश्न में चर्चा कर लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लड का कितना % भाग प्लाज्मा बनाता है? ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा बनाता है और 95% उसमें पानी होता है, आपको मैंने बताया। अगला देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन डी एंड टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। दोस्तों इसके और भी उपयोग हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और टोकोफेरॉल से जनन क्षमता में कमी। ये सारे रोग प्रश्न आ चुके हैं एग्ज़ाम में। इसके साथ साथ दोस्तों आप दो चीज़ और याद रखिए कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं बी और सी होते हैं, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपके ए, डी, ई और के होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनका शरीर में ग्रहण होता है, शरीर में ये इकट्ठा रह सकते हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो शरीर में नहीं रहते हैं, अर्थात यूज़ होने के बाद जो एक्सेस मात्रा होती है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। ये विटामिन के प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और इसीलिए जो है मैंने आपको इसी प्रश्न के साथ इसकी चर्चा की, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न को कराना ही नहीं बल्कि आपकी तैयारी को बेहतर कराना है और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले इसकी पूरी तरह से हमें कोशिश करना है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% होती है। ऊपर मैंने चर्चा कर लिया था इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है आपको इन सभी जो भी इनमें दिया हुआ है ब्लड सेल्स हैं और इनका लैटिन नाम है या कोई तत्व है उनका नाम है। देखिए आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, HCO3 है। इधर है थ्रोम्बोसाइट, एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का नाम होता है लैटिन थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसीज को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, इसकी कमी से ल्यूकीमिया नामक रोग भी होता है, और HCO को बाइकार्बोनेट कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रश्न गलत है, कौन से प्रश्न में गलत डिटेल दी हुई है। ऑप्शन ए है, भ्रूण अवस्था में आरबीसीज का निर्माण प्लीहा व लीवर में होता है। आगे प्रश्न में हमने चर्चा किया था बोन मैरो में होता है, और भ्रूण अवस्था अगर बात की जाए तो उस समय प्लीहा और लीवर में होता है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न हमारा है, स्तनधारियों की आरबीसीज में केंद्रक अनुपस्थित होता है लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसीज में केंद्रक उपस्थित होता है।
कहने का मतलब है कि स्तनधारियों के आरबीसीज में केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, लेकिन ऊँट और लामा जंतुओं में होता है, ये भी सही कथन है। और मानव की आरबीसीज का जो आकार होता है वो बाई कनकेव होता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला आपका कथन है कि आरबीसीज का जीवन काल 160 दिन का होता है, ये गलत है, क्योंकि आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। तो ये हमारे 3 प्रश्न इसमें से अकेले तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे बड़ी आरबीसी होती है। ऑप्शन है मेढकों की, सर्पों की, मनुष्य की और कस्तूरी हिरण की। तो इसके पहले हम एक थ्योरी समझ लेते हैं कि जो आरबीसीज बड़ी होती है वो एम्फीबियंस में होती है। ठीक है, एम्फीबियंस में होती है, और एम्फीबियंस इसमें कौन सा दिया हुआ है, ये है आपका मेढक। तो इसका उत्तर मेढक होगा। ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं सीधे, तो आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव की आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन है ए 120 दिन, बी 140 दिन, सी 8 से 10 दिन या डी 2 से 4 दिन। दोस्तों इसका उत्तर होगा 120 दिन। हमने ऊपर वाले कथन में इसके बारे में चर्चा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसीज का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली को, लार ग्रंथि को, थाइमस को या पैंक्रियाज को। इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्लीहा या तिल्ली। तिल्ली को ही जो है आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है। जब आरबीसीज ख़त्म होती हैं तो वो इस प्लीहा में जाकर ख़त्म हो जाती हैं, वहीं पे ये इकट्ठा हो जाती हैं, मर जाती हैं। आरबीसीज पैदा कहाँ होती है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। WBC का जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है। दोस्तों इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 120 दिन आरबीसीज का होता है, हमने ऊपर चर्चा कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है, न घटती है न बढ़ती है, या फिर डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका उत्तर होगा कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है। इसका कारण क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपके लिए एक एनसीईआरटी की पिक डाली हुई है, आप इसमें देखिए। आरबीसीज किसे कहते हैं, प्लेटलेट्स किसे कहते हैं, इओसिनोफिल्स किसे कहते हैं, बेसोफिल्स किसे कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स किसे कहते हैं, मोनोसाइट्स किसे कहते हैं, लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं। तो इसी फिगर से मैं आपको और समझा भी दूंगा। ब्लड के जो क्वेश्चन छोटे मोटे छूटे होंगे इससे कवर हो जाएंगे। देखिए आरबीसी जो होती हैं ये है रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। इसी से 3 प्रश्न बन गए आपके। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स ब्लड का वो पार्ट होती हैं ब्लड के अंदर, वो कणिकाएँ होती हैं, आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अगर आपका रक्त कभी जो है चोट लगती है खून को जमने में सहायता करता है। इसके बाद है इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स, ये भी जो है ब्लड की वो होती हैं कणिकाएँ होती हैं। इसके बाद है मोनोसाइट्स जो होते हैं वो बाहरी तत्व जो होते हैं उनसे बाहरी रूप से आपके शरीर को जैसे एलर्जी वगैरह से लड़ने में सहायता करते हैं। इसके बाद टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है, ये एंटीबॉडी जो होते हैं शरीर के उनको उत्पन्न करते हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके ब्लड के ग्रुप का, और मैंने इसके साथ साथ ही आपको प्रश्न बताएं जो इनसे आते रहते हैं। तो ये फिगर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है। तो मानव रुधिर में जो ब्लड का सामान्य स्तर अगर एनसीईआरटी से माना जाए तो 140 से 180 है, लेकिन नॉर्मल रेंज अभी जो बताई जा रही है वो 125 से 200 मिलीग्राम है। नॉर्मल रेंज जो होती है वो मेडिकल रिसर्च आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, पहला सर्च में यही आएगा। हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता किससे होती है।
ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से या नाइट्रोजन के लिए। अगर आपने ऑक्सीजन सोचा है तो आपका उत्तर गलत है, क्योंकि इसका उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन की बंधुता अधिक होती है और वो कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसके साथ साथ ये शरीर में काफ़ी भयानक रूप से जो है ब्लड के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता इसके साथ में ही होगी। इसीलिए डॉक्टर साहब को कहते हैं कि आपको कमरा बंद करके अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है, इसकी चर्चा हमने कर ली थी, बढ़ जाती है। आपके एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है, आरबीसीज हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं या फिर लिम्फोसाइट्स हैं। फिर चर्चा करके मैं बताता हूँ आपको कि जो ये प्लेटलेट्स होती हैं ये ब्लड आपके कोगुलेशन में मदद करती हैं, रक्त को जमने में मदद करती हैं। लिम्फोसाइट्स इसका आंसर होगा कि एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। एड्स का HIV वायरस कौन सी जो आपके WBCs को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बनाता है, T4 लिम्फोसाइट्स को कर देता है रद्द। ये तो CD4 सेल भी कहते हैं इन्हें। तो इस लिम्फोसाइट की बात हो रही थी, ऑप्शन में लिम्फोसाइट्स ही होगा, क्योंकि मैंने ऊपर चर्चा की आपको एंटीबॉडी के बारे में बताया, इसलिए इसका सारा ऑप्शन पढ़ना कोई मतलब नहीं होता। प्लेटलेट्स या बिम्बी बाड़ू या आपका जो है थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है, यह रक्त का थक्का बनने नहीं देता है, रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है या ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लिम्फोसाइट होता है, रक्त थक्का नहीं बनने देता, लीवर में हिपैरिन होता है वो तो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। और उसके बाद फिर है आपका ऑक्सीजन के परिवहन में जो सहायता करता है वो होता है हीमोग्लोबिन। आगे प्रश्न देखते हैं हम। जब रक्त के अंदर WC की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग को क्या कहेंगे, ल्यूकीमिया हो जाएगा। रक्त में RBCs और WCs का क्या अनुपात होता है, इसका अनुपात होता है 600:1। आपको याद कर लेना चाहिए, सीधा जीके के प्रश्न है, डायरेक्ट बनाए जाते हैं। WBCs का क्या कार्य है, रक्त का थक्का बनने में सहायता करना, नहीं, इसकी प्लेटलेट्स का कार्य है। ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करना, परिवर्तन नहीं परिवहन होगा, ये हीमोग्लोबिन है। रोग की प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना, ये सही बात है, यही होगा उत्तर। अगला प्रश्न है WBCs की संख्या कितनी होती है। WBCs की संख्या होती है 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो 6 से 1000 से लेकर 8000 आप याद रखेंगे। आगे हमने एक ये टेबल डाला है, इस टेबल के माध्यम से ब्लड के डोनर ग्रुप को और ब्लड से रिलेटेड जो और क्वेश्चन आते हैं उसको हम 4 क्वेश्चन को या 6 क्वेश्चन को एक साथ ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। ठीक है, ब्लड ग्रुप A का एंटीजन A होता है, B का B होता है, AB का एंटीजन A और B होता है, और जो O होता है उसका एंटीजन नील होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी जो उसकी प्लाज्मा में होती है वो एंटीबॉडी एक ब्लड ग्रुप के लिए B होती है, B ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन A होता है, AB ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी जो होगी वो 0 होगी, और जो ब्लड ग्रुप O है उसके लिए एंटीबॉडी A और B दोनों होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप A की एंटीबॉडी B होगी, ब्लड ग्रुप B की एंटीबॉडी A होगी, ब्लड ग्रुप AB की एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, और ब्लड ग्रुप O की एंटीबॉडी A और B दोनों होती है। अब इसके
साथ ही हमें समझना होगा कि ब्लड ग्रुप का जो डोनेशन होता है, जो डोनर की कंपैटिबिलिटी होती है, वो कैसे बराबर होती है। ब्लड ग्रुप ए के जो ब्लड ग्रुप वाला होगा वो ब्लड ग्रुप ए को जो रक्त देने वाला होगा, ठीक है, तो वो डोनर का जो ग्रुप होगा वो ए और ओ दोनों हो सकता है। ब्लड ग्रुप बी को डोनर ग्रुप जो होगा वो बी और ओ दोनों हो सकता है। मेन जो खेल होता है वो एंटीबॉडी का होता है। अगर एंटीबॉडी ज़ीरो होगी तो वो किसी को भी जो है ब्लड जो है वो ले सकता है, ठीक है। एंटीबॉडी ए बी का जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा उसको जो है ए बी और ओ सभी दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ का जो रिसीप्टर होगा उसको केवल ब्लड ग्रुप ओ का ही व्यक्ति ब्लड दे सकता है। कहने का मतलब है कि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होगा। कहने का मतलब है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सभी को ब्लड दे सकता है, और ब्लड ग्रुप जो ए बी होगा वो सभी से ब्लड ले सकता है। आपको ध्यान से ये बातें सुननी है, अगर नहीं समझ में आता तो 2 बार देखनी है, अपने आप समझ में आ जाएगा। और इससे प्रश्न अक्सर बनते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो ए बी होगा यूनिवर्सल रिसेप्टर होगा और ओ जो होगा यूनिवर्सल डोनर होगा। डोनर ग्रुप दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए डोनर ग्रुप दिया हुआ है, तो आप डोनर ग्रुप से ही समझ जाइए कि डोनर ग्रुप है ये, इनको ज़रूरत है, ये यहाँ से दे सकता है, ए को दे सकता है, बी और ओ बी को दे सकता है, ए बी और ओ सभी को ए बी को दे सकता है, ओ को केवल ए ओ ही दे सकता है। उसके बाद आर एच ग्रुप क्या होता है इसके बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर प्रश्न नहीं मिले मुझे तो मैंने इस पर शॉर्ट में कर दिया आपको। ब्लड का ये जितना मैंने आज बताया ब्लड से, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आ सकते हैं, और इसे किसी छोटे एग्जाम्स में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो नॉर्मल उसमें ब्लड से यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आर एच ग्रुप ही क्या होता है? आर एच एंटीजन भी एंटीजन का एक प्रकार होता है जो ब्लड में पाया जाता है। पहली बार ये रिहीसस जो मंकी होता है उसके ब्लड में पाया गया था। उसके अलावा ये जो है 80% जो लोग होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, इसे हम आर एच पॉजिटिव कहते हैं। और जहाँ ये एब्सेंट होता है, जहाँ ये ग्रुप में नहीं पाया जाता, उसे हम आर एच निगेटिव पर्सन कहते हैं, ठीक है। और जो एक आर एच निगेटिव पर्सन होता है, अगर वो पता लगता है वो आर एच पॉजिटिव ब्लड के साथ अगर उसका खून मिलता है तो वो एंटीजन्स बनाता है आर एच जो है निगेटिव के अपोजिट में, ठीक है। और इस कारण से जो ब्लड होता है वो कोगुलेट हो जाता है मिसमैचिंग के कारण। जैसे कि ये मैक्सिमम पता लगता है जब कोई आर एच निगेटिव प्रेग्नेंट मदर जो होती है उसके ब्लड में जो फ्यूटिस में बच्चा होता है अगर आर एच पॉजिटिव हो तो वो ब्लड ग्रुप में ही कोगुलेट हो जाता है। और ये चांस होता है कि पहला जो बच्चा होता है उसको छोड़कर सभी बच्चे उसके डेथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रोग होता है, उसके ऊपर इसके ऊपर प्रश्न बनाए जाते हैं, वो है एर्थ्रोब्लास्टिक फ्यूटेलिस, ठीक है। आर्थ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस है। यही एक कंडीशन है जिसमें आर एच निगेटिव और जो है पॉजिटिव का एक कंसेप्ट जो है पूछा जाता है। तो आर एच निगेटिव और आर एच पॉजिटिव जो है ब्लड ग्रुप का एक एंटीजन होता है, जिसके कारण जो है ब्लड में सही ग्रुप का ब्लड पड़ने पर भी जो है गलत रिजल्ट आता है। तो आर एच ग्रुपिंग के बारे में हमने चर्चा कर ली कि आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। मेन रीज़न यही होता है कि जो आर एच पॉजिटिव मदर होती है
जो RS निगेटिव उस RS निगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विथ RS पॉजिटिव ब्लड ऑफ फ्योटिस RH एंटीजेंस जो होता है ऑफ द फोटिस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RS निगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहले प्रेगनेंसी में जो उसका RS निगेटिव ब्लड होता है वो RH जो पॉजिटिव ब्लड जो आपका भ्रूण होता है उससे नहीं मिल पाता, लेकिन जब दूसरी बार उसकी प्रेगनेंसी होती है उस समय उस जो RS निगेटिव ब्लड पॉजिटिव में मिल जाता है। इसके कारण क्या होता है, अर्थ्रोब्लास्टोसिस फ्योटिस नामक एक ऐसा रोग हो जाता है जिससे उसके जो दूसरे बच्चे होते हैं उनका जन्म नहीं हो पाता है और उनका जो है जन्म से पहले ही जो है प्रेगनेंसी फेल हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है आपका इसका मेन कारण ये है कि ये जो डिस्ट्रॉय कर देता है फ्यूटल RBCs को। बाकी आप इसको कंसेप्ट को इसमें पढ़ सकते हैं। आगे हमने एक और फिगर डाला आपके लिए हार्ट का। हार्ट जो होता है, हार्ट के कई सारे पार्ट होते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है इसके लिए हमने डाला, जैसे कि आप देखिए ये होता है अरोटा, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, ये बंडल ऑफ हिस है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है हार्ट वाला प्रश्न जब मैं ले आऊँगा बना के तो उसमें दिखाऊंगा, आप एक फिगर इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसकी फंक्शन के लिए आपको ज़रूरी है बताना ये। ठीक है, ये कार्डियल टेंडेंसी होती है राइट वेंट्रिकल। ये एक बार फिगर आप ध्यान में रखिएगा, एक दो बार देखते रहिएगा क्योंकि जब मैं प्रश्न ले आऊँगा तो उस समय प्रश्न इस पर थोड़े टफ होते हैं। तो इसके बाद अगला हम देखते हैं, यह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG। तो ECG जो होता है वो कार्डियोग्राफी जो हार्ट का आपके कार्डियोग्राफी होती है उसको नापने के लिए होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता भी है, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। आपको यही प्रश्न पूछा है कि जो है हार्ट की जो नाप, हार्ट बीट की नाप किस तरह से की जाती है, तो ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो माने आपका हो गया इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, कार्डियोग्राफ मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। तो इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। लगभग 35 क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट के साथ में हमने ये पार्ट खत्म किया। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आपके प्रश्न कितने सही हुए। आपको ये बताना है कि ऐसे ही MCQ में और ले आऊँ अपने चैनल पर। इसके साथ साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ, टीम सक्सेस पाथ ऑनलाइन।